तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आपका मेरी वीडियोस पे, मेरे ब्लॉग्स पे। तो खाली ब्लॉग्स ही नहीं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं आपके साथ, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कैसा रहा मेरा लंदन ओंटारियो में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कनाडा आने की सोच रहे हैं। कनाडा में स्पेसिफिकली लंदन की बात करूँगा मैं, क्योंकि लंदन पे ज़्यादा वीडियोस है नहीं, मैंने देखा है यूट्यूब पे। जब मैं आया था तो मैं सर्च करता था, मुझे हार्डली किसी की वीडियो मिलती थी लंदन के बारे में। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है लंदन में। मैं इन डिटेल अपने एक्सपीरियंस में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, 2 महीने से ऊपर हो गया है मुझे यहाँ पे। लेकिन जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा और मैं आपसे आपको टिप्स दे सकता हूँ, इस बारे में आपसे बात करूंगा। थोड़ा सा मैं आपको इंसाइट दे देता हूँ कि जब मैं आया था तो कैसे क्या हुआ था, बहुत ब्रीफ में। तो मैं यहाँ पे लैंड हुआ था 10 अप्रैल 2023 में। मैं पहले टोरंटो आया था और टोरंटो से मैं यहाँ पे आया था। वो कॉलेज की शटल सर्विस होती है, उससे आया था। अगर आप फैनशो में हो, फैनशो एक शटल सर्विस प्रोवाइड करता है आपको, और उस कंपनी का नाम है रॉबर्ट क्यू। जब मैं आया था तो इसी कंपनी ने प्रोवाइड करी थी। आप देख लेना, आपको मेल आएगा कॉलेज से। तो रॉबर्ट क्यू से मैं टोरंटो से लंदन आया था, मेरी फ्लाइट टोरंटो लैंड हुई थी। तो सबसे पहले मैं आया था, उसके बाद अगले दिन मैं सर्विस कनाडा चला गया था, अपना सिन वगैरह ले लिया था। और उसके बाद तीसरे दिन हम स्कॉशिया बैंक चले गए थे। तो स्कॉशिया बैंक में अपना अकाउंट वगैरह एक्टिवेट करवा लिया, जीआईसी का एंड स्टफ। तो ये हो गया था स्टार्टिंग में। और मैं ना थोड़ा सा पहले आ गया था कनाडा, क्योंकि मेरी फ़्लाइट वगैरह थोड़ी चीप हो रही थी। बट इसके बाद में मैं भी ये भी शेयर करूँगा कि पहले क्यों नहीं आना चाहिए। बट ठीक है, चलिए। तो पहली टिप मैं आपको ये दूंगा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, कि यहाँ पे आके डीएल ज़रूर बनवा लें, ड्राइविंग लाइसेंस। जो जीवन टेस्ट होता है ना, वो आके दे दो। और उसके बारे में अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो इंडिया में बहुत टाइम होता है तुम्हारे पास। तुम अगर टाइम है तो इंडिया से पढ़ के आओ। यहाँ पे आओगे आप, 1 महीना 2 महीना वेट करोगे, फिर डीएल दोगे, फिर मतलब टाइम स्पैन बढ़ जाएगा, कोई आईडी नहीं होगी तुम्हारे पास। तो इससे बेटर ये है कि मैं एक लिंक डाल दूंगा मॉक टेस्ट का, और कुछ पीडीएफ वगैरह है उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि डीएल की पढ़ाई इंडिया से करके आओ, और आते ही यहाँ पे 1-2 हफ्ते के अंदर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो। तो दोस्तों, दूसरी टिप मैं आपको ये दूंगा कि आपकी अगर फ़्लाइट अभी बुक नहीं हुई है तो कोशिश करिए, अगर बहुत ज़्यादा फेयर में डिफरेंस नहीं आ रहा है तो आपका जो, जैसे सपोज प्रोग्राम आपका सितंबर से स्टार्ट होता है, 1 सितंबर से सपोज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे 10 से 12 दिन मैक्स, इससे पहले मत आओ। क्योंकि अगर आप लैंड करोगे 20 दिन पहले तो आपका खर्चा भी फिर उतना ही होगा, क्योंकि आपको खाना तो खाना ही है। और आते ही अगर आप एयरबीएनबी लेते हैं, तो मैंने पर्सनली एयरबीएनबी लिया था, लेकिन मुझे लगा कि उससे बेटर ऑप्शंस भी हैं। तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे आइडिया भी नहीं था, और काफ़ी सेफ रहता है एयरबीएनबी। तो आप कोशिश, अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है यहाँ पे, तो आप एयरबीएनबी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मत लीजिए। अगर तो आप 10 दिन से और ज़्यादा टाइम पहले आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि 15 से 20 दिन पहले आ रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक काम करिए, फेसबुक पे सबलेट होते हैं, तो आप फेसबुक पे ढूंढिए। और अगर आपका कोई जानने वाला है और अगर आपको मदद चाहिए तो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ इसमें। आप सबलेट लीजिए, वो आपको बहुत ही चीप पड़ेगा, एयरबीएनबी से हाफ प्राइस में पड़ जाता है। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप आराम से ले लो, वहीं पे रहो, आप वहीं पे रहो आके। और अकोमोडेशन बहुत ध्यान से चूज करो जो कि तुम्हारा कॉलेज से या फिर वर्क से पास में हो। क्योंकि अगर अकोमोडेशन दूर है तो आपका कम्यूट का बहुत टाइम मतलब वेस्ट होता है, कम्यूट में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपको ये एक और मेरी एक ये मतलब तीसरी टिप कह लो इसको, कि जो अकोमोडेशन है ना, वो घर आपका कॉलेज से या फिर वर्क से बहुत पास में हो। क्योंकि इन दोनों में से एक भी जगह से में पास में होगा ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रैवल में टाइम नहीं वेस्ट होगा। और अभी तो देखो समर्स है, आप सितंबर में आ रहे हो, सितंबर के बाद 4 महीने के अंदर अंदर विंटर स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे विंटर्स में ट्रैवल करना इट्स नॉट गुड। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये ध्यान रखना, जो सेकंड और थर्ड टिप है। तीसरी टिप ये है कपड़ों के बारे में, कि मतलब क्या सामान लाएं क्या ना लाएं। तो भाई देखो, ऐसा है, अगर तो आप सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं तो खूब सारे ले आइए। लेकिन अगर आप नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, यहाँ के जो नॉर्मल कपड़े हैं, हुडी, टी शर्ट्स एंड स्टफ, पैंट, जीन्स वगैरह, तो बहुत कम कपड़े लेके आओ। कम एज इन 1 हफ्ते के, मैक्सिमम 1 हफ्ते के कपड़े लेके आओ।
और यहाँ से ले लो, क्योंकि कपड़े भरते 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 इतना ज़्यादा बैग भर जाता है कि मतलब और कुछ रखने की जगह नहीं बचती, कि कपड़े ही कपड़े होते हैं दोनों बैगों में। तो मैं आपको बोलूँगा कि कपड़ों से बेटर है आप क्या ला सकते हैं यहाँ पे, जो अपने यहाँ इंडिया में मसाले मिलते हैं ना खाने पीने के, और जो खाने के और आइटम होते हैं जैसे कि दाल मोठ है, या कुछ आपके सिटी का कुछ फेमस है, या फिर कोई बर्तन है जो स्पेसिफिकली आपको लगता है यहाँ पे नहीं मिलते हैं। अच्छा, बर्तनों में अगर आप प्रेशर कुकर लेके आ सकते हैं तो मैं आपको बोलूँगा प्रेशर कुकर ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कुकर बहुत महंगा मिलता है इंडियन स्टोर्स मिल जाता है प्रेशर कुकर, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया में उसी चीज़ के तुम दोगे 1,000-2,000 रुपये, यहाँ पे उसी चीज़ के 5-6 हज़ार रुपये दोगे इंडियन करेंसी में, तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपके पास जगह है, अलाउ कर रहा है, तो आप जगह निकाल के प्रेशर कुकर ले आना। अगर कुछ बर्तन लेके आने हैं, क्योंकि देखिए मैं तो खाना रेगुलर बनाता हूँ, तो मैं अपने बर्तन लेके आया हूँ और मेरे पास जगह थी, लेकिन मैंने गलती करी कि मैं बहुत सारे कपड़े भी लेके आया जिसकी नीड नहीं होती है। यहाँ पे कपड़े सस्ते और अच्छे मिलते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि आप कपड़े ना लाएं और कुछ जो और सामान लेके आ सकते हैं इंपॉर्टेंट स्टफ वो लेके आइए। तो दोस्तों, 4th टिप है रेज्यूमे। अच्छा, रेज्यूमे कैसे क्या करें, तो इसके लिए मैं एक वीडियो और इसके बाद डालूंगा कि कैनेडियन स्टैंडर्ड का जो रेज्यूमे होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे क्या रेज्यूमे में लिखने से आपको जॉब मिलेगी, क्या अवॉइड करना चाहिए, और अवेलेबिलिटी लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए, ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है यहाँ पे। तो मैं ये बोलूँगा कि अच्छा, मैंने ये पॉइंट इसलिए पॉइंट आउट किया है क्योंकि मैं ये बोलना चाहता कि रेज्यूमे अपने इंडिया से मत लेके आना। अगेन, इंडिया से रेज्यूमे प्रिंट करा के मत लाना, भले ही आपके पास नंबर हो ना हो, मत लेके आना। मेरे पर्सनली मैं 50 रेज्यूमे लेके आया था इंडिया से, एक भी मैंने कहीं भी नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ के हिसाब का रेज्यूमे होता है। और देखो, रेज्यूमे आप 10 जगह बांटोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है। अब आप एक रेज्यूमे बनाओ, उसके 50 प्रिंट निकाल लोगे, अगर उसमें एक भी गलती हुई जो आपको बाद में कोई और पॉइंट आउट करता है, तब क्या करोगे? वो पूरे के पूरे वेस्ट हैं। उसमें ना समोसा रख के खाओगे, किसी काम में नहीं आएगा। तो इससे बेटर ये है कि रेज्यूमे यहाँ पे आके बनाना। और एडिशनल पॉइंट ये है कि जो यहाँ पे ना प्रिंटिंग की अपने यहाँ जैसे शॉप्स नहीं होती हैं कि हाँ वहाँ अंकल के यहाँ गए साइबर कैफे में प्रिंट आउट निकलवा लिया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे या तो स्टेपल्स है, या तो फिर आप अपने कॉलेज से निकलवा सकते हैं, या तो फिर यहाँ लंदन की स्पेसिफिकली लंदन पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ से निकलवा सकते हैं। तो स्टेपल्स मत जाना, वहाँ पे एक नॉर्मल से ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट के 60 सेंट्स लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब रेज्यूमे एक पेपर के लिए 60 सेंट्स लेना डजंट मेक सेंस। तो उसका अदर देन उसका ऑप्शन क्या है, अगर आप फैंशो मेन कैंपस में आप 5 से या 10 कुछ ऐसे फ्री प्रिंट आउट रोज़ निकलवा सकते हैं। अगर आप साउथ कैंपस में, तो साउथ कैंपस की लाइब्रेरी में आप फ्री प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते हैं, ये थोड़ा सा एक डीमेरिट है उस लाइब्रेरी का। लेकिन अगर आपके पास समय है और आपको ज़्यादा प्रिंट आउट निकलवाने, तो आप 5 प्रिंट आउट तो फ्री में मेन कैंपस जाके निकलवा सकते हैं। अगर उसके ऊपर निकलवाना है तो पर पेज का कॉस्ट 10 सेंट है, 10 सेंट्स पर पेज। तो कहाँ 60 सेंट्स, कहाँ 10 सेंट्स, मतलब 50 सेंट का अंतर है एक पेज पे। और आपको अगर कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 10 रेज्यूमे तो चाहिए ही होंगे, क्योंकि आप इन हैंड जाके बांटोगे सब जगह। तो इसलिए मैं आपको ये टिप दे रहा हूँ कि रेज्यूमे इंडिया से मत लाना और यहाँ पे आके बनाना। मैं वीडियो डालूंगा, वो देख लेना। और कम प्रिंट करवाना, इकट्ठा 50 मत प्रिंट करवाना। यहाँ पे लंदन पब्लिक लाइब्रेरी की 1000 ब्रांचेस हैं, कहीं पे भी चले जाना, कॉलेज से करवा लेना, लेकिन इकट्ठा 50 प्रिंट मत निकलवाना। अच्छा, एक चीज़ और, इसको 5th टिप चाहो तो बोल सकते हो। अगर कपड़े नहीं ला रहे हो तो क्या लेके आना, तो पहली बात तो वो जो मैंने बताया, बर्तन वगैरह और इंडियन स्पाइसेस और जो अपने यहाँ की चीज़ें जो यहाँ पे नहीं मिलती हैं वो लेके आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में हैं, स्पेसिफिकली बिजनेस मैनेजमेंट में, अगर फैंशो कॉलेज में या फिर बिजनेस के किसी भी कोर्स में, तो आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी हर 3 हफ्ते 4 हफ्ते पे प्रेजेंटेशन होगी आपकी। तो उसमें क्या है कि अगर आप फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, कोट पैंट सूट वगैरह जो होता है, अगर लड़कियां हैं तो आप अपने तरीके के जो कपड़े पहनते हैं, सूट या जो भी फॉर्मल कपड़े होते हैं, बूट्स नहीं कहूँगा लेकिन शूज़ वगैरह, फॉर्मल
जो यहाँ के वेस्टर्न फॉर्मल है वो लेके आना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल क्लोथिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इंडिया जितनी चीप नहीं मिलती है। और दूसरी चीज़ ट्रेडिशनल, अगर आप पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, इंडिया के किसी भी कोने से हैं, कल्चर तो हमारे यहाँ है ही है, ट्रेडिशन भी है, तो आपकी अपने तरीके की कोई ट्रेडिशनल क्लोथिंग होगी। अगर आपको कोई और कल्चर पसंद है तो उसकी ट्रेडिशनल क्लोथिंग होगी जो आप पहनना चाहेंगे, तो वो यहाँ पे मिलती है, लेकिन आउटडेटेड मिलती है और एक्सपेंसिव है। लंदन में मुझे नहीं पता, मतलब अभी तक मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई जगह देखी है जो ट्रेडिशनल क्लोथिंग प्रोवाइड करते हैं इंडियन। मिलती होगी ब्रैम्पटन में, टोरंटो में, किचनर में, कहीं पे, लंदन में मैंने नहीं देखा। और अगर लेनी भी है तो भाई यहाँ से क्यों लोगे, क्योंकि यहाँ पे भी जो सामान आता है वो इंडिया से ही आता है, तो इससे बेटर है कि आप खुद लेके आओ। तो ये मेरी रही 5th। तो दोस्तों ये 6th टिप है, और जो कि मैं समझता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है इस वीडियो की, जो कि है लीज़। यहाँ पे कनाडा में सिस्टम ऐसे चलता है कि आपको ना लीज साइन करनी पड़ती है, आपके बीच में और ओनर के बीच में एक लीज, एक अग्रीमेंट होता है, जो कि इंडिया में भी होता है। इंडिया में अपना उसको एग्रीमेंट बोलते हैं, बट यहाँ पे लीज साइन होती है। और लीज का एक टर्म फिक्स होता है। अगर तो आप 6 महीने की या साल भर की लीज करा रहे हैं तो आप फिर उससे पहले छोड़ सकते हैं, बट फिर वो बहुत लोचा होता है, उसमें 2 महीने 3 महीने पहले बताना पड़ता है, उसमें सब मेंशन होता है लीज में। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में ये है कि जो अगर आप जो लीज साइन करने वाले हैं वो आप बहुत सोच समझ के करिए। यहाँ पे मतलब ये कानून बहुत ज़्यादा, मतलब ये लोग सीरियसली लेते हैं। अगर आपने लीज ब्रेक करी तो आपको जो फ्यूचर का ओनर होगा वो भी आपको परेशान करेगा, वो भी आपको ईजिली ट्रस्ट नहीं करेगा। तो और हाँ, लीज अगर साइन करना स्टार्टिंग में मैं कहूँगा कि कम से कम समय के लिए करना, 2 महीने 4 महीने, इससे ज़्यादा मत करना। 4 महीने से अगर 6 महीने हो गया तो भी ठीक है एक बार को, 6 महीने से ऊपर लीज मत साइन करना, बिल्कुल मत करना। सबलेट में रह लेना लेकिन लीज मत साइन करना, 6 महीने से ऊपर कभी भी मत करना। क्योंकि अगर आपने साल भर की लीज साइन कर दी तो भैया परेशानी ही परेशानी है उसके बाद। क्योंकि आपको मान लीजिए वो जगह स्टार्टिंग में तो अच्छी लग रही है, बाद में आप रहने के बाद आपको 10 चीज़ें और समझ में आती है कि भाई यहाँ से ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि जब परेशानी आती है तब समझ में आता है ना हमको क्या है दिक्कत। तो अगर तो आपने 1 साल की लीज साइन कर दी तो ओनर आपके ऊपर प्रेशर बना सकता है। तो इससे बेटर ये है कि आप मैक्सिमम 4 से 6 महीने की लीज साइन करें, इससे ज़्यादा मत करें। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों जो अगली टिप है वो मेरी ये है कि यहाँ पे आके कैश जॉब्स मत करना, कैश जॉब्स मत करना। सिन नंबर मिला है, जहाँ पे जाइए वहाँ पे अगर आपका एम्प्लॉयर बोल रहा है आपको कि आप कैश पे जॉब कर लो, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, उतने दे देंगे, भाई मत करना। ये सब बेवकूफ़ी होती है। लीगल, अभी तुम यहाँ पे नए आए हो, लीगल फ्रेमवर्क में रहो। स्टार्टिंग में अगर तुमने अपना नाम खराब कर लिया तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आए हैं पैसे कमाने, लॉन्ग टर्म का सोचिए। शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़े बहुत पैसे कम पड़ जाएंगे, कहीं से आ जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर तुमने गलत काम करना स्टार्ट कर दिया और अपने पीयर प्रेशर में 4 लोग देखा कि भाई ये तो कैश जॉब कर रहे हैं, ये तो ज़्यादा कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा हूँ, ऐसा मत करना भाई। लालच में गलत डिसीजन ले लोगे, कोई मतलब नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैश जॉब्स मत करना स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल मत करना। जब तक यहाँ का सिस्टम ना समझ में आ जाए तब तक बिल्कुल मत करना। और दूसरा पॉइंट ये कहूँगा कि जो फैन शो के स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली, यहाँ पे फैन कार्ड होता है, एक फैन कार्ड आपका जो ID कार्ड होता है फैन शो का, तो वही आपका बस पास भी होता है। तो लेकिन चक्कर ये है कि वो आपको पहले नहीं मिलेगा। आप भले ही 1 महीना 2 महीना पहले क्यों ना हो, जब वो आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका कोर्स नहीं स्टार्ट होता है। तो अगर आप साउथ कैंपस में हैं तो आपका जो कोर्स स्टार्ट होगा ना, उसके 1 हफ्ते बाद आपको फैन कार्ड मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई कैसे करेंगे, मैं वीडियो नहीं डालूंगा उसकी, बहुत सिंपल है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक देख लीजिएगा। और वो बहुत सिंपल है, फ़ोटो अपलोड करना है, वो जो इंस्ट्रक्शन बताता है आप करते जाना और आपका फैन कार्ड मिल जाएगा आपको। लेकिन साउथ कैंपस वालों का 1 हफ्ते बाद मिलता है, ये याद रखना। और अगर मेन कैंपस में हो तो आप जाके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो स्टार्ट तभी होगा जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसके बाद ही वो बस पास काम करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। तो उससे पहले आप बस में कैसे ट्रैवल करें, तो अगर तो आप कैश ला रहे हैं अपने यहाँ से तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे शॉपर्स ड्रग मार्ट होता है, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में बहुत सारी। तो शॉपर्स में ना टिकट्स मिलते हैं अडल्ट के और स्टूडेंट के,
तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, वो सस्ते होते हैं। आप नॉर्मली आपको 5 टिकट मिलेंगे, अगर आप सीधे बस में जाते हैं तो $3 का एक टिकट होता है, 1.5 घंटे के लिए अवेलेबल होता है वो। इससे बेटर ये है कि अगर आपको 5 टिकट चाहिए, 2 ऑप्शन है। एक है अडल्ट वाला टिकट होता है, वो स्ट्रिप आपको मिलेगी 5 टिकट्स की 11.25 की होती है, और एक होता है स्टूडेंट वाला। तो अगर आप थोड़े छोटे बच्चे जैसे लगते हैं तो आप स्टूडेंट वाला भी ले सकते हैं, वो 9.5 या 9.25 कुछ का होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें एक ऑब्लिगेशन होता है कि अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो वो बस ड्राइवर आपको लीगली बोल सकता है कि यू कांट एंटर द बस विद दिस टिकट। बट स्टिल मैं कहीं से 18 साल से कम का नहीं लगता हूँ, लेकिन मैंने उसको यूज़ किया है, तो आप एक बार लेके ट्राई कर सकते हो। अगर चल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अडल्ट वाला टिकट आता है वो ले लेना। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी क्या मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और अगर आप ये फॉलो कर सकते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चीज़ ये है कि एक पर्सनल रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बच्चे आते हैं, फैमिली से आते हैं, कोई जॉइंट फैमिली से आता है, कोई कुछ से आता है, लेकिन यहाँ पे आपको ना अपनी जर्नी थोड़ी अकेले अलोन, एक नया फेज़ होता है आपकी लाइफ का, यहाँ पे आपको खुद सब कुछ करना है। तो अब कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे आके लोगों को डिप्रेशन, सिकनेस और दुनिया भर की वो बीमारी मेंटल वाली हो जाती है, तो उससे कैसे बचें। तो भाई देखिए, अभी आपके आने में टाइम है, सितंबर में या उससे पहले कब जो महीना पड़ता है उसमें आएंगे आप 10-15 दिन पहले, तब तक आप एक छोटा सा रूटीन फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप थोड़ा अवेयर रहना स्टार्ट कर लीजिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है सिचुएशन में। दूसरी चीज़, जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, रात में जल्दी सोना स्टार्ट कर दो, और कोशिश करो, जो कि बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, कि आप अपना काम खुद करो, चाहे वो कपड़ा धोना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, छोटा मोटा। और खाना बनाना सीख के आना, मुझे तो पहले से आता है, लेकिन आप लोग ज़रूर कम से कम 10 से 12 आइटम सीख के आना अपनी मम्मी पापा से, जिसको भी बनाना आता है, किसी हलवाई को पकड़ लेना, लेकिन सीख के आना। अगर खाना बनाना नहीं सीख के आओगे तो यहाँ पे मैगी, पास्ता, यही सब खाते रह जाओगे भाई। इससे अभी नहीं पता चल रहा, पेट तो भर रहा है लेकिन शरीर को कितना ख़राब न्यूट्रिशन मिल रहा है, आप ये सोचिए। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि दिन भर पास्ता मैगी खाओ। देखो, यहाँ पे आए हैं, अच्छी कंट्री है, नेचर पीस है, अच्छा है, लेकिन फिर लाइफ भी वैसी ही होनी चाहिए ना। तो कुछ सामान मतलब बनाना सीख के आना, आलू पराठे बना लिए या जो भी आप बनाते हैं, इडली उपमा, कुछ भी जो भी आप बनाते हैं वो सीख के आइएगा। एक पर्सनल रूटीन फॉलो करना पहले से स्टार्ट कर देना। अगर ये नहीं किया तो मैं शर्त लगा सकता हूँ आपको प्रॉब्लम आएगी, और आप ऐसे ही इधर उधर पड़े रहेंगे, आलस आएगा, कोई काम करने में कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा यहाँ क्यों आ गए, जो बहुत बच्चों को लगता है यहाँ पे कि क्यों आ गए, गलती करी है वो। ये सब बेवकूफ़ी है। डिसीजन लिया है तो उस पर खड़े उतरिए, दूसरों को बताइए कि हम आए हैं तो हमने ये किया है। अचीवमेंट होना चाहिए ना लाइफ में, ऐसे डिप्रेशन में मत जाना यहाँ पे आके। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसके पे बस एक लाइन बोल दूँगा। यहाँ पे अपने तरीके के लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखिएगा। कोई गलत वे में मत लेना, लेकिन एक डिस्टेंस बना के रखना और थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन आपके खुद के लोग ही आपका करते हैं। ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों से ये बात सुनी। थोड़ा बहुत मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लेकिन बहुत लोगों से मैंने ये बात सुनी है कि अपने तरीके के लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें और थोड़ा सा सतर्क रहिए उनसे, क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ध्यान रखिएगा, लेकिन इस चीज़ का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले महीने के पैसे, पहले महीने का जो आपका बजट है, पहला महीने या पहले के 2 महीने में कहूँगा, 2 महीने का बजट भाई लेके आइए। यहाँ पे आप जीआईसी के भरोसे मत चलिएगा, क्योंकि जीआईसी सब खर्चा हो जाएगी, फीस निकल नहीं पाएगी, बाद में कोई दिक्कत होगी। उससे बेटर ये है कि आपके पास अगर आप लोन ले रहे हैं या खुद पैसे ला रहे हैं, कोशिश करिए कम से कम 1 महीना और हो सके तो 2 महीने के पैसे आप अपना बजट पहले से लेके आइए कनाडा में। क्योंकि आते ही अगर आपने वो $2000 खर्चा कर दिए, जीआईसी हर महीने खर्चा कर रहे हैं, तो खर्चा तो चल रहा है लेकिन बच क्या रहा है, और जब फीस देने की बारी आएगी तो हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो इससे बेटर है बाद में पैसे मांगो, पहले ऐसे पैसे अरेंज कर लो, कहीं से लेके आओ और बजट बना के हिसाब से चलो। क्योंकि
पेटीएम वेटीएम करने में दर्द नहीं होता है। कैश निकाल के खर्चा करो तब दिखता है कि कितने पैसे खर्चा हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कर दिया और समझ रहे हैं इस तरीके से कार्ड से पेमेंट कर दिया, टैप किया, पेमेंट हो गया। तो बजट बनाइए और उस हिसाब से खर्चा करिए। और एक चीज़ और थोड़ा सा फनी है, लेकिन $1 $1 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे $1 की वैल्यू है, $1 $1 नहीं है, ये चीज़ याद रखना। जो कि बाद में पता चलेगा आपको, पहले तो लगेगा अरे $4-5 का है तो है, ले लो, इसको बिठा लो, उसको बिठा लो। हाँ, $4-5 एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी होता है यहाँ पे। जो लास्ट पॉइंट में ये बोलूँगा कि भाई हर दिन ऊबर मत करते फिरना, क्योंकि भाई ऊबर बहुत महंगी है यहाँ पे। ऊबर करते रहोगे जेब खाली हो जाएगी, बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो वो तो खैर खुद ही समझ में आ जाएगा। 5 महीने में 5 बार भी ऊबर कर लिया ना, तो कम से कम $100 तो गए जेब से, नहीं 100 तो 70 तो गए ही गए। और नाइट क्लब्स वगैरह इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा। तो ये है थोड़ी एक छोटी सी वीडियो मैं सोच रहा था बनाऊँ बहुत दिनों से, क्योंकि ब्लॉग ही आ रहे थे, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी चैनल पे। तो बस यही एक छोटी सी वीडियो, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। और कोई आपके सवाल जवाब हो तो आप कमेंट्स में मुझसे बात कर सकते हैं और मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और आगे मैं कुछ और वीडियोस डालूंगा इंपॉर्टेंट, कि रेज्यूमे कैसे बनाना है कैनेडियन, और थोड़ा बहुत और स्टफ डालूंगा। तो चलिए, स्टे ट्यून्ड और थैंक्स फॉर वॉचिंग।